गुड इवनिंग, राम राम, नमस्कार, जय हिंद। मैं संदीप सिवाज स्वागत करता हूं आप सभी बच्चों का आपके अपने बेहतरीन और शानदार लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। जितने भी बच्चे आज के सेशन में मेरे साथ लाइव जुड़ते जा रहे हैं, एक बार फटाफट मेरे को बता दीजिएगा ऑडियो वीडियो एकदम परफेक्ट है, क्लियर है, ओके है, सब कुछ परफेक्ट है, ओके है। तो माँ सरस्वती के आशीर्वाद से मेरे दोस्त स्टार्ट करते हैं ज्योग्राफी की क्लास। और कल हमारी ज्योग्राफी की जो क्लास है वो स्टार्ट हुई थी, बहुत सारी बेसिक बेसिक बातें मैंने आप लोगों को बताई और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने क्लास लगाई होगी, कुछ बेहतर आप लोगों को सीखने को मिला होगा। डे बाय डे ज्योग्राफी के अंदर मेरे दोस्त हम बेहतर से बेहतर करते चलेंगे। और ये जो ज्योग्राफी सब्जेक्ट है बच्चों, बहुत शानदार मजे का समझने का सब्जेक्ट है। दिमाग के ऊपर कोई प्रेशर नहीं आएगा और सारी की सारी बातें दिमाग बहुत अच्छे तरीके से बच्चों स्वीकार करता आगे बढ़ेगा। यूपीएसआई की जो भी आप लोग तैयारी करने वाले हैं, आपके एग्जाम के अंदर 3 से 4 क्वेश्चन ज्योग्राफी से रहने वाले हैं। लेकिन जो भी बच्चा सब इंस्पेक्टर लगना चाहता है, अपने कंधों के ऊपर बच्चों सितारे लगवाना चाहता है, तो वो एक एक क्वेश्चंस को बराबर वैल्यू देके चलता है। तो चाहे वेटेज 3 से 4 क्वेश्चन की ही क्यों ना हो, हम 3 से 4 क्वेश्चन हर हाल में ठीक करेंगे ज्योग्राफी से। तो जितने भी बच्चे जुड़ते जा रहे हैं, अतुल, शिवांशी, नीतू, राधे, नेहा, ध्रुव, हरीश, कोमन, शानी, विजय, राहुल, पुनीत, दीपक, प्रीतम, फैजल, अवनेश, कल्पना, मेरे दोस्त, कल हमने स्टार्ट किया था ज्योग्राफी को और बेसिक सी बातें मैंने आपको बताई थी। सिलेबस भी मैंने आप लोगों को बता दिया था कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं ज्योग्राफी में। थोड़ा सा रिपीट कर देता हूं फटाफट कि ये जो ज्योग्राफी वर्ड है मेरे दोस्त, ये ग्रीक भाषा से लिया गया शब्द है और ग्रीक भाषा के 2 शब्द जियो प्लस ग्राफिया से ये मिलकर बना है, जिसका मतलब होता है एक्सप्लेनेशन ऑफ अर्थ। लेकिन यदि हम पृथ्वी के बारे में जहां चीजें डिस्कस करेंगे बच्चों, उस सब्जेक्ट को जियोलॉजी कहा जाता है, भूविज्ञान कहा जाता है। और ज्योग्राफी के अंदर हम पृथ्वी को तो पढ़ेंगे, लेकिन पृथ्वी का संबंध जिसके साथ बनता पाया गया, पृथ्वी का रिलेशन जिसके साथ बनता पाया गया बच्चों, उसको भी हम समेट के जिस सब्जेक्ट के अंदर पढ़ते हैं उसे हम ज्योग्राफी बोलते हैं। तो अकेली पृथ्वी नहीं, बल्कि पृथ्वी का संबंध बच्चों जिसके साथ होगा, उसको जहां पढ़ा जाएगा उसे हम ज्योग्राफी बोलेंगे। या ज्योग्राफी की डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी कि एक्सप्लेनेशन ऑफ कंपोनेंट्स रिलेटेड टू अर्थ, पृथ्वी के घटकों का वर्णन करना ही आपका ज्योग्राफी कहलाता है। और इन घटकों के अंदर हमारे फिजिकल कंपोनेंट्स आ जाएंगे बच्चों, ह्यूमन कंपोनेंट्स आ जाएंगे। ठीक है, हमने बात की थी कि भाई सबसे पहले जो इस सब्जेक्ट के अंदर अध्ययन किया गया था ना, वो पृथ्वी का अध्ययन किया गया था। और पृथ्वी का अध्ययन करने के लिए बच्चों एक बुक आई थी जस पीरियोडस, और ये किताब लिखी गई थी ग्रीक भाषा के अंदर, ग्रीक भाषा के एक विद्वान हिकेटियस के द्वारा। और हिकेटियस ने सबसे पहले इस किताब के अंदर बच्चों लैंड और वाटर के बारे में बताया था, स्थल और जल के बारे में बताया था। और सबसे पहले पृथ्वी के बारे में बताए जाने के कारण हमने इनको बोल दिया था फादर ऑफ ज्योग्राफी। लेकिन पृथ्वी के ऊपर जल और स्थल कैसे आए, कब आए, क्यों आए, ये नहीं बता पाए थे, तो इनको हमने सफल पिता नहीं बोला था। तो सफल पिता की संज्ञा हमने दे दी थी इरेटोस्थनीज को, जो एक ग्रीक स्कॉलर था, यूनानी विद्वान था। बच्चों भूगोल के सफल पिता के रूप में, फादर ऑफ सिस्टमैटिकल ज्योग्राफी के रूप में इरेटोस्थनीज को जाना जाता है। और यही इरेटोस्थनीज था जिसने सबसे पहले दुनिया को यह नाम दिया था ज्योग्राफी। बच्चों ज्योग्राफी जो नाम दिया, साथ के साथ हम बात करें तो सबसे पहले इस सब्जेक्ट को ज्योग्राफी नहीं बोला गया बल्कि ज्योग्राफिया बोला गया था। और यही ज्योग्राफिया धीरे धीरे कन्वर्ट हुआ ज्योग्राफी के अंदर। बच्चों रेडियस ऑफ अर्थ, पृथ्वी की त्रिज्या को मापने का श्रेय भी किसे जाता है, इरेटोस्थनीज को जाता है। मानचित्र के बारे में हमने पढ़ा था कि फादर ऑफ मैप जो है अनेक्जिमेंडर हैं। और पृथ्वी का जो पहला मानचित्र था वो किस आकृति का था, रेक्टेंगल शेप का था, आयत के जैसा था। और आयत के जैसा मानचित्र होने के चलते हम पता लगा पाए थे कि पृथ्वी की जो लंबाई है वो चौड़ाई से ज्यादा है। और ये बात सबसे पहले किसने बताई होगी, जिसने मेरे दोस्त मानचित्र बनाया होगा। तो पृथ्वी की लंबाई चौड़ाई से ज्यादा है, ये बात सबसे पहले बताने वाला विद्वान कौन था, अनेक्जिमेंडर था। बच्चों ये जो विषय है, जो ये सब्जेक्ट है ज्योग्राफी, ये कहाँ के लोगों की देन है, यूनान वासियों की देन है। मानचित्र के बाद हमें पृथ्वी को अच्छे से समझने के लिए ग्लोब की आवश्यकता पड़ी। और पृथ्वी के जैसी जो डमी तैयार की गई वो मार्टिन बैहम के द्वारा तैयार की गई, जो जर्मनी का रहने वाला था। 1492 बच्चों एडी के अंदर पहला ग्लोब बन के आता है। और पृथ्वी के पहले ग्लोब की जो आकृति थी वो सेब के जैसी थी, क्योंकि हमारी पृथ्वी की जो आकृति है बच्चों वो जियोड है, यानी कि जो ऊपर और नीचे से फ्लैट हो, चपटा हो। हमारी पृथ्वी जो है वो पोल यानी कि ध्रुवों की तरफ से बच्चों कैसी दिखाई देती है, चपटी दिखाई देती है। फिर हमने बात किया था इंडियन ज्योग्राफी के बारे में कि फादर ऑफ इंडियन ज्योग्राफी जेम्स रेनेल को कहा जाता है। बंगाल के अंदर ये रहा करता था और सबसे पहले बंगाल की जमीन को पढ़ने का काम किया था। बंगाल का पहला मानचित्र जेम्स रेनेल ने बनाया था।
बच्चों भारत को हिंदुस्तान कहा था ईरानियों ने, और इंडिया बोला था यूनानियों ने। बच्चों भारत का एक प्राचीन नाम आर्यावर्त रहा, लेकिन आर्यावर्त से भी पहले इस जमीन को बच्चों बौद्ध काल के अंदर किस नाम से जाना जाता था? जम्बू द्वीप के नाम से। और ये जम्बू द्वीप किससे अलग हुआ है? गोंडवाना लैंड से अलग हुआ है। बच्चों ये अपना जो भारत है, जिसका एरिया हम 32,263 वर्ग किलोमीटर पढ़ते हैं, ये 32,263 वर्ग किलोमीटर का भारत हमारे पास आया कहां से है? हमारे भारत का अस्तित्व क्या है, ये मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। ठीक है बच्चों, मैंने आप लोगों को भारत का अस्तित्व बताने से पहले बताया था कि यदि ये हमारी पृथ्वी है तो इस पृथ्वी के ऊपर 29% जमीनी भाग है, जो 71% जल से बच्चों गिरा हुआ है। ये 29% जमीन है जिसके आज हमने 7 बड़े टुकड़े कर रखे हैं। उन्हीं 7 बड़े टुकड़ों को हम क्या बोलते हैं? कॉन्टिनेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्त? कॉन्टिनेंट बोलते हैं, यानी कि महाद्वीप बोलते हैं। और महाद्वीप की संख्या कितनी है? 7 है। ये सातों के सातों महाद्वीप आज अलग अलग दिशा में बिखरे हुए हैं, लेकिन पहले ये अलग अलग दिशा में बिल्कुल नहीं बिखरे हुए थे। सारे के सारे एक ही जगह थे, और सब सारा का सारा 29% एक जगह था। तो उस भाग को अल्फ्रेड वेगनर नाम के विद्वान ने क्या बोल दिया? पैंजिया बोल दिया। पैंजिया जो है लैटिन भाषा का वर्ड है, और पैंजिया का मतलब होता है हिंदी में संपूर्ण स्थल। और संपूर्ण स्थल कितना हुआ है? 29% ही तो हुआ है। बच्चों प्लेट टेक्टोनिज्म के कारण, प्लेटों के टकराने के कारण ये पैंजिया जो है ये 2 बड़े भागों में टूट जाता है। और पैंजिया के टूटते ही बीच में जो पानी घुसा बच्चों, उस पानी को हमने टेथीस सागर के नाम से बोलना शुरू किया। और जहां बच्चों आज हिमालय है, पहले वहां टेथीस सागर ही था। तो टेथीस सागर से ही निर्माण हुआ है किसका? हिमालय का। बच्चों यदि ये पैंजिया के टूटने से टेथीस सागर बना, तो इससे ठीक ऊपर वाला भाग जो है वो लारेशिया कहलाया था, और नीचे वाला भाग क्या कहलाया? गोंडवाना लैंड कहलाया। बच्चों ये जो लारेशिया मैंने आपको पढ़ाया, इस लारेशिया से 3 महाद्वीप बच्चों पृथ्वी के ऊपर बने हैं। 3 महाद्वीप जो हैं वो पृथ्वी के ऊपर किससे बने हैं? लारेशिया से बने हैं। और ये 3 महाद्वीप कौन से हैं? इन 3 महाद्वीपों में बच्चों एक तो एशिया है, एक यूरोप है, और एक है नॉर्थ अमेरिका। तो आपसे पूछ ले कि 7 महाद्वीपों में से ये 3 महाद्वीप पहले किसका हिस्सा थे? तो आप बोलेंगे लारेशिया का हिस्सा थे। और लारेशिया की पहचान क्या होगी? टेथीस सागर के उत्तर में, उत्तर दिशा नॉर्थ साइड हमेशा बच्चों ऊपर वाली होती है, और साउथ साइड हमेशा पैरों की तरफ होती है। ये जो गोंडवाना लैंड है, इस गोंडवाना लैंड से बच्चों कितने कॉन्टिनेंट बने फिर? तो 3 के अलावा कितने कॉन्टिनेंट बचते हैं? 4 कॉन्टिनेंट। तो बच्चों 4 कॉन्टिनेंट जो है वो किसका हिस्सा रहे हैं? गोंडवाना लैंड का हिस्सा रहे हैं। इन 4 कॉन्टिनेंट में मैं बात करूं तो कौन कौन से होंगे? इन 4 कॉन्टिनेंट में बच्चों एक आता है साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका। बच्चों एक आता है आपका अफ्रीका, एक आता है बच्चों ऑस्ट्रेलिया, और एक आता है अंटार्कटिका। अंटार्कटिका, ठीक है ना? अंटार्कटिका। हम बात करें तो नीचे वाला भाग गोंडवाना लैंड कहलाया। बच्चों प्लेट टेक्टोनिज्म के कारण ये गोंडवाना लैंड भी जो है वो छोटे छोटे द्वीपों में टूटता गया, और गोंडवाना लैंड का एक द्वीप जो उत्तर पूर्व दिशा में आया, बच्चों गोंडवाना लैंड का एक द्वीप जो उत्तर पूर्व दिशा में आया, उसी उत्तर पूर्व दिशा में आए हुए एक छोटे से टुकड़े को क्या बोला गया? जम्बू बोला गया। और यही जम्बू आज का हमारा क्या है मेरे दोस्त? भारत है। क्या है? भारत। तो यदि आपसे कोई पूछ लेना कि भाई भारत का जो अस्तित्व है वो क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ इंडिया, भारत का जो अस्तित्व है वो बच्चों क्या है? तो आप लोग बता दोगे? बिल्कुल बता देंगे सर। तो भारत का अस्तित्व आपको ऐसे बताना है कि इंडिया जो है मेरे दोस्त, ये किससे अलग हुआ है? जम्बू आइलैंड से, जम्बू द्वीप से। ठीक है। और जम्बू द्वीप जो है वो किसका पार्ट रहा है? गोंडवाना लैंड का।
गोंडवाना लैंड का। और आपसे कोई पूछ ले कि गोंडवाना लैंड किसका हिस्सा रहा है, तो गोंडवाना लैंड बच्चों हिस्सा रहा है पैंजिया का। और पैंजिया से सुपर और पैंजिया से ऊपर आज तक कोई जमीन नहीं हुई, क्योंकि 29% जमीन को हमने क्या बोल दिया है बच्चों, सुपर कॉन्टिनेंट ऑफ अर्थ बोल दिया है। तो ये पैंजिया जो होगा ये आपका सुपर कॉन्टिनेंट ऑफ अर्थ होगा। ठीक है, तो सुपर महाद्वीप की संज्ञा किसे दी जाती है, पैंजिया को दी जाती है। सर लाइट ज्यादा चमक रही है लाइट ज्यादा चमक रही है क्या मेरे बच्चों? सर वास्को डी गामा की क्या भूमिका थी? वास्को डी गामा ने बच्चों भारत की समुद्री रास्ते से खोज की थी, है ना। भारत की खोज आप सभी पढ़ते हैं 1498 में वास्को डी गामा ने, जो पुर्तगाल का रहने वाला था। तो खोज करने का मतलब ये नहीं है कि दुनिया को पहली बार पता चला था कि भारत भी कोई देश है। भारत के पड़ोसियों को तो पता ही था मेरे दोस्त कि भाई यहाँ पर ये हिंदुस्तान है, ये भारत है। लेकिन समुद्र के रास्ते यानी कि किसी दूसरे महाद्वीप से आकर बच्चों किसी दूसरे महाद्वीप के देश को ढूंढना, यानी कि समुद्र के रास्ते खोज करने का श्रेय सबसे पहले हम मेरे दोस्त देंगे किसको, वास्को डी गामा को। ठीक है ना। हाँ, उसके बारे में चर्चा हम करते रहेंगे। तो ये भारत का अस्तित्व आपको ध्यान रखना है कि भारत जम्बू द्वीप से अलग हुआ है। जम्बू द्वीप गोंडवाना लैंड का हिस्सा था और गोंडवाना लैंड बच्चों किसका हिस्सा रहा है, पैंजिया का हिस्सा रहा है। अब थोड़ी थोड़ी बेसिक बेसिक बातें हम कर लेते हैं बच्चों। अस्तित्व के बाद आपको ध्यान रखना है कि जो भारत हमारे पास आया है बच्चों, उसकी आकृति आपसे कोई पूछ ले कि कैसी है भारत की आकृति, तो आपको बोलना है चतुष्कोणीय है। चतुष्कोणीय है, या हम बोल सकते हैं क्वाड्रेंगुलर है। ठीक है, तो बच्चों अपने भारत की आकृति कैसी है, चतुष्कोणीय है। आपसे पूछ लेगा कि अपने भारत की आकृति यदि चतुष्कोणीय है तो बच्चों स्थिति क्या है, लोकेशन क्या है, पोजीशन क्या है, स्थिति क्या है। ठीक है बच्चों, जब भी स्थिति पूछी जाएगी ना तो वो किस तरीके से पूछी जा सकती है, तो स्थिति आपसे पूछी जाएगी पृथ्वी के ऊपर, कि भाई पृथ्वी के ऊपर हमारी जो स्थिति है ना वो क्या है। बच्चों पृथ्वी के ऊपर जब भी हम स्थिति को निकालेंगे तो दो तरीके से निकाली जाएगी हमेशा स्थिति। एक स्थिति को हम बोलेंगे अक्षांशीय स्थिति। क्या बोलेंगे, एक स्थिति को हम अक्षांशीय स्थिति बोलेंगे, यानी कि लैटिट्यूडनल बोलेंगे। ठीक है, और एक स्थिति को हम बोलेंगे देशांतरीय, यानी कि लॉन्गिट्यूडनल बोलेंगे। तो स्थिति जो निकाली जाएगी वो दो तरीके से मेरे दोस्त निकाली जाएगी। एक तो हम पृथ्वी के ऊपर स्थिति निकालेंगे, और एक अपना जो भारत है ना बच्चों वो कौन से महाद्वीप में आता है। सर अपना जो भारत आता है वो आता है एशिया कॉन्टिनेंट के अंदर। तो एशिया कॉन्टिनेंट में अपने देश की क्या स्थिति है, एशिया महाद्वीप में हमारी स्थिति क्या होगी। तो सबसे पहले हम एशिया कॉन्टिनेंट का जिक्र करें तो एशिया कॉन्टिनेंट में मेरे दोस्त आपको बोलना है कि भारत की जो स्थिति है वो दक्षिण एशिया के मध्य भाग में है। दक्षिण एशिया के मध्य भाग के अंदर। तो एशिया महाद्वीप का नीचे वाला जो भाग होगा उसे हम साउदर्न एशिया बोलेंगे। ठीक है ना, दक्षिण एशिया बोलेंगे। और दक्षिण एशिया के जो बीच का भाग है बच्चों वहां अपना भारत हमें देखने को मिलता है। तो हम बोल सकते हैं इन द मिडल ऑफ साउथ एशिया, इन द मिडल ऑफ साउथ एशिया। ठीक है, लेकिन यहां पर हम जिक्र करेंगे कि भाई पृथ्वी के ऊपर हमारी जो स्थिति है ना वो क्या है।
तो दोस्त हमें पृथ्वी को देखना पड़ेगा। हमें पृथ्वी को देखना पड़ेगा। मान के चलेगा ये पृथ्वी है और मैं आपको बोलूं कि इस पृथ्वी के आपको दो बराबर भाग करने हैं, तो आप क्या करोगे मेरे दोस्त, इस पृथ्वी के बीचों बीच इस तरीके से आप चाकू चला दोगे। जब आप इस पृथ्वी के बीचों बीच इस तरीके से चाकू चला दोगे ना, सर जी थोड़ी सी लाइट कम कर लीजिएगा। अब ठीक है भाई, अब सही है क्या? जब मैं बोलूं कि इस पृथ्वी के आपको दो बराबर भाग करने हैं, तो आप बीचों बीच चाकू चला दोगे। जब आपने बीचों बीच चाकू चलाया है मेरे दोस्त, तो इस गोले के दो आधे भाग बन चुके हैं, और दो आधे भाग बन चुके हैं तो सिर की दिशा वाला गोले का आधा भाग क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा आपका उत्तरी गोलार्ध। इसको बोलेंगे नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। क्या बोलेंगे? नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। और मेरे दोस्त नीचे वाला जो भाग होगा, ये गोले का आधा भाग बना, तो इसको बोलेंगे साउदर्न हेमिस्फेयर, यानी कि दक्षिणी गोलार्ध। और आप अपने भारत को देखते हो मेरे दोस्तों, अपना भारत आपको कहाँ नजर आता है? अपना भारत आपको यहाँ नजर आता है। तो अपना भारत जो है बच्चों, वो कौन से गोलार्ध में होगा? नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में होगा। लेकिन अभी आपको रुकना पड़ेगा, क्योंकि मैंने जब आपको एक पृथ्वी दी थी और मैंने आपको बोला था कि इस पृथ्वी के दो बराबर भाग करने हैं, तो एक बच्चे ने पृथ्वी को इस तरीके से दो बराबर भागों में बांट दिया था। लेकिन एक दो बच्चा ऐसा भी होगा जो बच्चों पृथ्वी को इस तरीके से दो भागों में बांटने का काम करेगा, वर्टिकल तरीके से चाकू चला देगा। बच्चों जब वर्टिकल तरीके से चाकू चलाएगा तो राइट हैंड साइड में आया हुआ गोले का आधा भाग क्या कहलाएगा? ईस्टर्न हेमिस्फेयर कहलाएगा, पूर्वी गोलार्ध। और लेफ्ट हैंड साइड में आया हुआ गोले का आधा भाग क्या कहलाएगा मेरे दोस्त? पश्चिमी गोलार्ध कहलाएगा। क्या कहलाएगा ये? पश्चिमी गोलार्ध कहलाएगा। अब आप पृथ्वी को कहीं से काट लो, भारत थोड़ी हिलेगा बच्चों, भारत तो जहां है वहीं पे रहेगा। तो भारत यहां पे है, तो बच्चों भारत यहीं पे रहेगा। तो अब भारत कौन से गोलार्ध में आया है? अब भारत आया है पूर्वी गोलार्ध में। कौन से गोलार्ध में? पूर्वी गोलार्ध में। तो यदि मैं आपसे पूछता हूं कि भाई भारत की स्थिति बताओ पृथ्वी के ऊपर, तो आपको किसी एक गोलार्ध का नाम नहीं लेना, बल्कि आपको यह बोलना है कि भारत उत्तरी गोलार्ध में भी आता है, भारत पूर्वी गोलार्ध में भी आता है। हमें पृथ्वी को तुम काट के बताओ। यदि पृथ्वी को आप ऐसे काटते हो हॉरिजॉन्टल, तो हम बोलेंगे भारत उत्तरी गोलार्ध में है। जब आप वर्टिकल काटोगे तो हम बोल देंगे भारत पूर्वी गोलार्ध में है। जब सामने वाला अपने को बता ही नहीं रहा कि हम ऐसे काट रहे हैं या ऐसे काट रहे हैं, तो अपना भारत दोनों गोलार्धों में होगा। मतलब बच्चों उत्तरी गोलार्ध में भी भारत होगा और पूर्वी गोलार्ध में भी। जब हम किसी भी चीज को इस तरीके से काटते हैं, हॉरिजॉन्टल काटते हैं, पश्चिम से पूर्व जाके, पूर्व से पश्चिम जाके, उल्टे हाथ से सुल्टे हाथ की तरफ, सुल्टे हाथ से उल्टे हाथ की तरफ, लेफ्ट हैंड से राइट हैंड, राइट हैंड से लेफ्ट हैंड, तो मेरे दोस्त इनको हम बोलते हैं लैटिट्यूड। क्या बोलते हैं? लैटिट्यूड। ठीक है। जितने भी आपके पास पेज हैं, उन पेजों के ऊपर उल्टे हाथ से सुल्टे हाथ की तरफ जितनी भी पैरेलल लाइनें आपको नजर आएंगे, उन सभी को लैटिट्यूड ही कहा जाता है। और किसी भी चीज को जब आप ऐसे काट रहे हो, इसका मतलब उसे आप लैटिट्यूड में काट रहे हो। और हमने ऐसे काटा है तो हम उत्तरी गोलार्ध में मिले, तो उत्तरी गोलार्ध में मिले बच्चों। जब हमने लैटिट्यूड में काटा है तो ये हमारी जो स्थिति होगी, इसे हम बोलेंगे लैटिट्यूडिनल पोजीशन, अक्षांशीय स्थिति। और अक्षांशीय स्थिति आपसे कोई पूछ ले तो बच्चों अपने भारत की अक्षांशीय स्थिति होगी नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, यानी कि उत्तरी गोलार्ध। क्या होगी? उत्तरी गोलार्ध। कोई आपसे पूछ ले कि भाई वर्टिकल हम काट रहे हैं, तो जितनी भी वर्टिकल लाइनें आपको नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ, साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ आती हुई नजर आएंगी, उन सभी को लॉन्गिट्यूड कहा जाता है। लॉन्गिट्यूड को हमेशा लैम्डा से डिनोट किया जाता है मेरे दोस्त। और लॉन्गिट्यूड की जो संख्या है वो 360 360 होती है, क्योंकि पृथ्वी मेरे दोस्त ज्यादा से ज्यादा कितना घूम सकती है? 360। तो पृथ्वी के रोटेशन के आधार पर ही खींचे गए हैं कौन? लॉन्गिट्यूड, यानी कि देशांतर, जो देशों के बीच अंतर को स्पष्ट करते हैं। तो देशों के बीच अंतर को स्पष्ट करने वाले बच्चों जो लाइनें होंगी, उन्हीं को देशांतर रेखा बोलते हैं। तो जब हम वर्टिकल तरीके से किसी चीज को काटते हैं, तो इसका मतलब हम लॉन्गिट्यूड में जाके काट रहे हैं। और भारत की बच्चों लॉन्गिट्यूडनल जो पोजीशन होगी, वो कौन सा गोलार्ध हो जाएगी? ईस्टर्न हेमिस्फेयर हो जाएगी, पूर्वी गोलार्ध हो जाएगी। यहां तक बात समझ में आई? एक बार फटाफट बताइएगा। तो 2-3 क्लास बच्चों धीरे धीरे जो है ना
हम समझते जाएंगे बहुत आराम आराम से। उसके बाद हम स्पीड भी बढ़ाएंगे, क्योंकि जब कैचिंग पावर अपनी डेवलप हो जाएगी उसके बाद मेरे दोस्त फिर कोई दिक्कत नहीं आती, फिर तो चाहे कितनी भी स्पीड से चले गाड़ी, दिमाग बहुत अच्छे तरीके से सारी चीजों को उठाते चलेगा। तो जब भी आपसे पूछे कि स्थिति बताओ पृथ्वी के ऊपर, तो पृथ्वी के ऊपर स्थिति दो तरीके से निकलेगी। और आपसे पूछ ले कि एशिया कॉन्टिनेंट के अंदर स्थिति बताओ, तो हम मेरे दोस्त मिडल पार्ट, ठीक है ना, हम जो है वो मिडल के अंदर होंगे। कौन से एशिया में? साउदर्न एशिया में, इन मिडल ऑफ साउदर्न एशिया। चीजें क्लियर हुई? बिल्कुल क्लियर हुई, चलेगा भाई। थैंक यू थैंक यू थैंक यू जितने भी बच्चों की तरफ से पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ रहा है कि सर एकदम बढ़िया चल रहा है, सब कुछ अच्छे से समझ में आ रहा है। बच्चों स्थिति के बाद हम बात करते हैं विस्तार की। विस्तार का मतलब होता है एक्सपेंशन, कि कोई भी क्षेत्र चारों दिशाओं में कहां से लेकर कहां तक एक्सपेंड करता है, उसे हम क्या बोलते हैं मेरे दोस्त? विस्तार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विस्तार। और विस्तार हमेशा किसका निकलता है? स्थिति का ही निकलता है। तो पहले अपने को स्थिति पता होनी चाहिए। बच्चों यदि ये अपना देश भारत है, तो भारत की ये चार दिशाएं होंगी। राइट हैंड साइड ईस्ट होगी, लेफ्ट हैंड साइड वेस्ट होगी। बच्चों सिर हमेशा, ये मुंडी है हमारी, सिर है हमारा, ठीक है। और बच्चों ये सिर हमारा कौन है? सिर के ऊपर ताज पहनते हैं, तो बच्चों ताज हमारा जम्मू कश्मीर है। और नीचे की तरफ पैर हैं, तो नीचे की तरफ पैर हैं, तो बच्चों इन पैरों को धोने का काम कौन सा करेगा? इंडियन ओशियन करेगा, ठीक है। तो यदि ये अपना भारत है, तो भारत की ये चार दिशाएं हैं, तो इन चार दिशाओं में सबसे लास्ट जमीन भी तो हमारी होगी। और उन्हीं लास्ट जमीनों के बीच आया हुआ है अपना भारत, जिसको हम 32,263 वर्ग किलोमीटर के रूप में पढ़ते हैं। बच्चों यदि ये अपना भारत है, तो अपने भारत के बिल्कुल राइट हैंड साइड में जाके हम देखें, तो बिल्कुल राइट हैंड साइड में हमारा सबसे लास्ट गांव, और लास्ट गांव की लास्ट जमीन के ऊपर जाके मैंने एक बिंदु लगा दिया, एक पॉइंट लगा दिया, और मैंने बता दिया कि इस पॉइंट के बाद राइट हैंड साइड में हमारा जो भारत का जमीनी भाग है वो खत्म हो जाता है, क्योंकि बिंदु पॉइंट हमेशा जमीन के ऊपर लगेगा। और मेरे दोस्त जब हमने इस गांव के अंदर बिंदु लगाया, तो इस गांव का नाम है कीबुथू। कौन सा बिंदु? कीबुथू बिंदु ये कहलाएगा, कीबुथू पॉइंट ये कहलाएगा। बच्चों यदि ये गांव है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि गांव बच्चों किसके अंतर्गत आता है? गांव आता है जिले के अंतर्गत। तो ये गांव कौन से जिले का है? अंजाव जिले का। और बच्चों जिला जो है ना, डिस्ट्रिक्ट जो है वो किसके अंतर्गत आएगा? प्रदेश के अंतर्गत आएगा। और वो प्रदेश हमारा कौन सा हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। कौन सा प्रदेश हो जाएगा दोस्त? अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, ठीक है ना। और इस किबुथु बिंदु को हम बच्चों क्या बोल देंगे? अपने इंडिया का ईस्टर्न पॉइंट बोल देंगे। सबसे पूर्वी बिंदु हो जाएगा ये, ठीक है। तो क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकता है ना कि भारत का सबसे पूर्वी राज्य बताओ। ईस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया अरुणाचल प्रदेश, ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया अंजाव डिस्ट्रिक्ट, ईस्टर्न विलेज ऑफ इंडिया किबुथु। और पॉइंट भी बच्चों कौन सा होगा? किबुथु। और ये जो किबुथु है ये कौन से प्रदेश में है? अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है ना। समझ में आई मेरी बात? बिल्कुल। अब हम बात करते हैं एक ऐसा ही बिंदु हमने लेफ्ट हैंड साइड में देखा बच्चों। तो लेफ्ट हैंड साइड में सबसे बाहर की ओर निकली हुई जमीन के ऊपर हमने एक बिंदु लगा दिया, और दुनिया को बता दिया कि हमारे भारत की जमीनी जो भाग है वो बच्चों पश्चिम दिशा में यहां पर खत्म हो जाता है। और जहां पर हमने ये बिंदु लगाया उस गांव का नाम है गुहार मोती। गुहार मोती, या मेरे दोस्त इसको वहां के लोग बोल देते हैं गौर माता। क्या बोल देते हैं? गौर माता। और ये गुहार मोती या गौर माता जो है बच्चों, ये कौन से डिस्ट्रिक्ट का हिस्सा है? कच्छ डिस्ट्रिक्ट का। कच्छ जिला। और ये जो कच्छ जिला है बच्चों, ये किसका हिस्सा है? गुजरात का, ठीक है। और ये सारा का सारा जो क्षेत्र है बच्चों, ये सारा का सारा क्षेत्र क्या कहलाता है? सर्करिक कहलाता है। क्या कहलाता है? सर्करिक क्षेत्र कहलाता है। बच्चों इस पॉइंट को हम क्या बोल देंगे? इस पॉइंट को हम वेस्टर्न पॉइंट बोल देंगे।
वेस्टर्न पॉइंट ऑफ इंडिया इसे बोल देंगे, ठीक है ना। याद रखोगे, बिल्कुल याद रखेंगे। अब हम बात करते हैं मेरे दोस्त सिर वाली दिशा में। तो सिर वाली दिशा में हमारा सबसे ऊपर की ओर जो अक्षेत्र है वो ये अक्षेत्र है, और इस अक्षेत्र का नाम है मेरे दोस्त इंदिरा कोल। इंदिरा कोल, ठीक है ना। और ये जो इंदिरा कोल है बच्चों, ये किस में आता है? लद्दाख में। और आप सभी को पता होगा कि लद्दाख को 31 अक्टूबर 2019 को बच्चों जम्मू कश्मीर से अलग करके यूनियन टेरिटरी का दर्जा दे दिया गया था, केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया गया था। और ये जो इंदिरा कोल वाला हिस्सा है बच्चों, इसके ऊपर कब्जा कर रखा है किसने? पाकिस्तान ने। और पाकिस्तान के द्वारा कब्जा किया गया जो अक्षेत्र है बच्चों, वो कहलाता है पीओके, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। क्या कहलाता है? पीओके। तो जो ये इंदिरा कोल होगा ये आपका कौन से क्षेत्र में होगा? पीओके क्षेत्र में होगा। और पीओके क्षेत्र पूरा का पूरा डिस्प्यूटेड है, विवादित क्षेत्र है। तो ये हमारा बिंदु तो उत्तरी होगा, लेकिन मेरे दोस्त ये हमारा डिस्प्यूटेड नॉर्दर्न पॉइंट होगा। इसको हम बोलेंगे नॉर्दर्न पॉइंट, यानी कि उत्तरी बिंदु, ठीक है। और कैसा बिंदु है ये उत्तरी? मेरे दोस्त ये आपका एक विवादित बिंदु है, डिस्प्यूटेड पॉइंट है। कहने को तो अपना है, लेकिन आज अधिकार अपना नहीं, बल्कि इसके ऊपर कब्जा किसने कर रखा है? पाकिस्तान ने कर रखा है। आपसे कोई पूछ ले कि भाई हमें लड़ाई झगड़ों में नहीं आना, हमें तो हमारे भारत का आज के समय जिसके ऊपर हमारा पूरा अधिकार है वहां पर हमें हमारा उत्तरी बिंदु बता दो, यानी कि अनडिस्प्यूटेड नॉर्दर्न पॉइंट हमें बता दो। तो मेरे दोस्त इंदिरा कोल के ऊपर तो क्या है? डिस्प्यूट है। यदि आपसे कोई पूछ ले कि ऐसा उत्तरी बिंदु हमारा जिसके ऊपर कोई डिस्प्यूट नहीं बच्चों, उस बिंदु का नाम होगा सियाचिन। सियाचिन बिंदु। और ये सियाचिन बिंदु भी किसका पार्ट है बच्चों? लद्दाख का पार्ट है। और लद्दाख का पार्ट है तो इसे हम बोलेंगे अविवादित, यानी कि अनडिस्प्यूटेड नॉर्दर्न पॉइंट। समझ में आई बात? तो मेरे दोस्त पूर्व में हमारा एक बिंदु है, पश्चिम में हमारा एक बिंदु है, सिर वाली दिशा में हमारे दो बिंदु हैं। एक बिंदु के ऊपर विवाद है जिसको हम डिस्प्यूटेड बोलेंगे, इंदिरा कोल है उसका नाम। और एक है बच्चों जिसके ऊपर विवाद नहीं है, वो होगा अनडिस्प्यूटेड, ठीक है, अनडिस्प्यूटेड। समझ में आई मेरी बात? ठीक है। अब बच्चों हम पैरों वाली दिशा में आ जाते हैं। पैरों वाली दिशा में हम देखें तो क्या हमारा भारत इतना सा ही है? आप बोलोगे बिल्कुल नहीं है सर, हमारे बहुत सारे जमीनी टुकड़े पानी के अंदर भी हैं। और पानी के अंदर जो टुकड़े हैं बच्चों उनको हम आइलैंड बोलते हैं, द्वीप बोलते हैं, ठीक है बच्चों। आइलैंड जिन्हें हम द्वीप बोल रहे हैं, तो सबसे लास्ट जमीन जो हमारी पड़ती है पैरों वाली दिशा में वो ये पड़ती है, ठीक है। तो हमारी सबसे लास्ट जमीन ये नहीं है बच्चों, सबसे लास्ट जमीन हमारी ये नहीं है, बल्कि सबसे लास्ट जमीन हमारी कौन सी है? ये है। और सबसे लास्ट में बच्चों जो हमारा गांव है उस गांव का नाम है इंदिरा गांव। और इंदिरा गांव की लास्ट जमीन के ऊपर जाके जब मैंने लगा दिया पॉइंट, तो इसे हम क्या बोल देंगे? इंदिरा पॉइंट बोल देंगे। इंदिरा पॉइंट को ही हम क्या बोलते हैं बच्चों? पिग्मेलियन बिंदु बोलते हैं। कौन सा बिंदु बोलते हैं? पिग्मेलियन बिंदु बोलते हैं। और पिग्मेलियन बिंदु का ही एक और नाम है पार्सन पॉइंट। अब आप बोलोगे कि सर इतने नाम इनके क्यों बदल रहे हैं? बच्चों ये वो इलाके हैं जहां पर कभी डचों ने, कभी फ्रांसीसियों ने, कभी पुर्तगालियों ने, ठीक है, कभी अंग्रेजों ने बच्चों क्या किया है? अधिकार किया है। और जो भी लोग अधिकार करते थे वो अपने आधार पे बच्चों इन जगह का नाम बदलते रहते थे। तो इंदिरा पॉइंट को ही पिग्मेलियन पॉइंट बोलते हैं, इसी को पार्सन पॉइंट बोलते हैं। और मेरे दोस्त ये आपका साउदर्न पॉइंट हो जाएगा। साउदर्न पॉइंट हो जाएगा, दक्षिणतम बिंदु हो जाएगा। आपसे कोई पूछ ले कि भाई ये कहां पड़ता है, ये पूरा का पूरा इलाका बच्चों ग्रेट निकोबार कहलाता है। ये पूरा का पूरा इलाका क्या कहलाता है? ग्रेट निकोबार कहलाता है। तो हमने चार दिशाओं में 5 बिंदु पढ़ लिए हैं। चार दिशाओं में कितने बिंदु पढ़ लिए? 5 बिंदु।
सर जी एक बार इंडिया का मैप, तो मेरे दोस्त ये कहाँ, ये युगांडा का मैप थोड़ी है, भारत का ही मैप है। क्या बात है मेरे दोस्त, अभी तक तो अंधेरा भी नहीं हुआ है, कहीं ठेके वगैरह पे तो नहीं बैठा हुआ है, कहीं बिना आंख खोले ही मेरे दोस्त क्लास लगा रहा हो। आंख तो खोल रखी होगी ना, ये भारत का ही मानचित्र है। जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं इतनी बड़ी संख्या में, सारे के सारे बता देंगे कि ये भारत का ही मानचित्र है ना। एक बार बताना भाई, सारे के सारे पक्ष लेना मेरा थोड़ा सा। बच्चों हम बात करेंगे ये जो भारत है, यदि मैं द्वीपों को हटा देता हूं, आइलैंड को हटा देता हूं, तो ये जो भारत है जहां 28 राज्य आपको एक दूसरे के साथ जुड़े हुए नजर आएंगे, इसे बच्चों मुख्य भारत बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, मुख्य भारत बोलते हैं, इसे मेन इंडिया बोलते हैं। मेन इंडिया का मतलब क्या होगा, मुख्य भारत का मतलब क्या होगा मेरे दोस्त, एक ऐसा भारत जिसके बिना काम नहीं चलेगा, उसी को हम क्या बोलते हैं मेरे दोस्त, मुख्य भारत बोलते हैं। मुख्य का मतलब क्या होता है, जिसके बिना काम न चले। जैसे आप अपने घर के अंदर किसी ना किसी एक आदमी को मुख्य आदमी बोलोगे, मुख्य आदमी बोलोगे तो इसका मतलब अपने घर का काम उस आदमी के बिना नहीं चलता होगा, क्योंकि वो आदमी घर में कमा के लेके आता होगा, बच्चों सबके दुख दर्द सुनता होगा, तो उस आदमी के बिना अपना काम नहीं चलता होगा। लेकिन जो आप हो, आप अपने घर के आदमी हो, मुख्य नहीं हो। मुख्य हम बनना चाहते हैं, जब हम कमाना स्टार्ट कर देंगे, अपने पैरों पे खड़े हो जाएंगे, तो बच्चों सारे घर वाले भी मुख्य बोलेंगे, समाज भी हमें मुख्य बोलेगा। तो ये जो भारत है जिसके बिना अपना काम नहीं चलेगा मेरे दोस्त, 28 राज्यों वाला भारत, इसे हम मेन इंडिया बोलते हैं, मुख्य भारत बोलते हैं। और ये जो पॉइंट होगा हमारा, ये हमने किसी द्वीप के ऊपर नहीं बल्कि मुख्य भारत की जमीन के ऊपर लगाया है, और इसका नाम है मेरे दोस्त कन्याकुमारी। इसका क्या नाम है, कन्याकुमारी। और कन्याकुमारी को ही क्या बोलते हैं बच्चों, केप केमोरिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, केप केमोरिन पॉइंट बोलते हैं इसे। अब ये कन्याकुमारी कहां पड़ता है सर, कन्याकुमारी पड़ता है तमिलनाडु में। कहां पड़ता है, तमिलनाडु में। और ये हमारा जो पॉइंट होगा, इस पॉइंट को हम बोल देंगे मुख्य भारत का दक्षिणतम बिंदु। मुख्य भारत का इसे क्या बोल देंगे, दक्षिणतम बिंदु बोल देंगे। समझ में आई बात। तो मेरे दोस्त हमने क्या कर लिया, हमने 4 दिशाओं में 6 बिंदु पढ़ लिए। सिर वाली दिशा में 2 बिंदु है, एक डिस्प्यूटेड एक अनडिस्प्यूटेड। पैरों वाली दिशा में 2 बिंदु है, एक भारत का मुख्य बिंदु है, एक मुख्य भारत का बिंदु बिंदु है। और मुख्य भारत का जो बिंदु होगा बच्चों, वो कन्याकुमारी होगा। ठीक है, एक कन्या थी बच्चों जिसने शादी नहीं की, और जो शादी नहीं करेगी उसे हम अनमैरिड कंवारी बोलेंगे। इसीलिए बच्चों इस जगह का नाम क्या है, कन्याकुमारी। पहले इसे कन्याकुमारी बोलते थे, कंवारी ही बाद में क्या बना, कुमारी बना। यहां तक चीजें समझ में आई मेरे दोस्त, बिल्कुल। तो इन 6 पॉइंट के बीच ही तो अपना भारत आया हुआ है बच्चों। इसी भारत को हम क्या बोलेंगे, विस्तार बोलेंगे। क्या बोलेंगे, विस्तार। चलेगा। अब देखिएगा बच्चों, हमने जब स्थिति पढ़ी, जब हमने स्थिति पढ़ी तो 2 तरीके से हमने स्थिति पढ़ी। तो अब हम क्या पढ़ेंगे बच्चों, विस्तार। तो विस्तार भी कितने तरीके से पढ़ेंगे, 2 तरीके से। जब स्थिति हमने 2 तरीके से पढ़ी है, तो स्थिति से ही तो विस्तार निकलता है। तो बच्चों विस्तार भी 2 तरीके से पढ़ेंगे, और ये होगा हमारा अक्षांशीय विस्तार। देखिएगा, जब भी आप किसी मानचित्र या ग्लोब को देखते हो, तो बच्चों उस ग्लोब और मानचित्र के ऊपर इस तरीके की बहुत सारी हॉरिजॉन्टल पैरेलल लाइनें आपको नजर आएंगी। और ये जो आपकी पैरेलल लाइनें हैं, इन्हीं पैरेलल लाइनों को मेरे दोस्त हम बोलते हैं लैटिट्यूड, यानी कि अक्षांश। लैटिट्यूड यानी कि अक्षांश। और बहुत सारी मेरे दोस्त
इस तरीके से बच्चों आपको वर्टिकल लाइनें आती हुई नजर आएंगी। इनको हम बोलते हैं देशांतर, यानी कि लॉन्गिट्यूड। बच्चों अक्षांशों की जो संख्या है ना वो 181 है, 181, और देशांतरों की जो संख्या है बच्चों वो 360 है, 360। अब मैं आपसे पूछूं कि जब ये पृथ्वी के ऊपर काल्पनिक तरीके से स्थिति को दर्शाने के लिए खींचे गए हैं तो पृथ्वी के ऊपर अपना देश भारत भी आता है, तो अपने भारत से भी बहुत सारे अक्षांश और देशांतर मेरे दोस्त खींचे गए होंगे। और अपने भारत से जब अक्षांश और देशांतर खींचे गए हैं तो हमें अपने भारत से गुजरने वाले सारे के सारे अक्षांशों से कोई लेना देना नहीं। तो हमें लेना देना किससे है मेरे दोस्त? हमें लेना देना है एक तो उस अक्षांश से जो इस इंदिरा पॉइंट को मेरे दोस्त टच करके जाता है, ठीक है। एक तो इस अक्षांश से लेना देना है, एक बच्चों इस अक्षांश से लेना देना है जो कन्याकुमारी को टच करके जाता है, और एक हमें लेना देना है जो इंदिरा कोल को टच करके जाता है, जो इंदिरा कोल को टच करके जाता है, ठीक है ना। बच्चों हम बात करें तो जो इंदिरा पॉइंट को टच करके जा रहा है ना अक्षांश, इसकी वैल्यू है 6 डिग्री 4 मिनट। बच्चों जो कन्याकुमारी को टच करके जा रहा है अक्षांश, इसकी वैल्यू है 8 डिग्री 4 मिनट। और जो इंदिरा कोल को टच करके जा रहा है अक्षांश, इसकी वैल्यू है 37 डिग्री 6 मिनट, ठीक है। बच्चों जितने भी अक्षांश भारत से गुजरते हैं हमें तो लेना देना एक तो इस इंदिरा कोल वाले से है और एक इंदिरा पॉइंट, क्योंकि इंदिरा कोल और इंदिरा पॉइंट के बीच ही उत्तर से लेकर दक्षिण तक अपना भारत पृथ्वी के ऊपर आता है। यही तो वो दो अक्षांश हैं जो अपने भारत का विस्तार उत्तर से लेकर दक्षिण तक बताते होंगे। यहां मैं मुख्य भारत की बात करूं तो मुख्य भारत में इंदिरा कोल से लेकर कन्याकुमारी वाले अक्षांश ही हमें उत्तर से लेकर दक्षिण तक बताते होंगे। बच्चों इसी को हम अक्षांशीय विस्तार बोलते हैं। तो अक्षांशीय विस्तार हमारा जो स्टार्ट होगा वो 8 डिग्री 4 मिनट से शुरू होके 37 डिग्री 6 मिनट तक होगा। और बच्चों हम अक्षांशों में कौन से गोलार्ध में आते हैं? उत्तरी गोलार्ध में। तो इस वैल्यू के पीछे बच्चों जुड़ेगा उत्तरी अक्षांश। ये जो उत्तरी अक्षांश है ये हमें क्या बताता है कि अक्षांशों में हम उत्तरी गोलार्ध में है। 37 डिग्री 6 मिनट पे हमारा इंदिरा कोल है, 8 डिग्री 4 मिनट पे हमारा मेरे दोस्त क्या है मेरे भाई कन्याकुमारी है, ठीक है। अक्षांशीय विस्तार यदि बच्चों आपसे पूछ लिया जाए कि इंदिरा पॉइंट से शुरू करो, उसे हम बोलेंगे पूर्ण अक्षांशीय विस्तार। पूर्ण अक्षांशीय विस्तार। आपसे कोई पूछ ले कि भाई पूर्ण अक्षांशीय विस्तार बताओ, पूर्ण अक्षांशीय का मतलब क्या होता है कि कोई भी भारत की जमीन जो है ना वो छूटनी नहीं चाहिए, बचनी नहीं चाहिए। और पूरे भारत में बच्चों कौन सी जमीन से अपने को शुरू करना पड़ेगा? इंदिरा पॉइंट से। तो इंदिरा पॉइंट से जब हम शुरू करते हैं तो हमारी वैल्यू 6 डिग्री 4 मिनट होगी। सिर वाली दिशा में मेरे बच्चों हमारी वैल्यू वही रहेगी 37 डिग्री 6 मिनट। और अक्षांश बदलेंगे थोड़ी, अक्षांशों में हम उत्तरी गोलार्ध में हैं तो ये अक्षांश क्या कहलाएंगे? उत्तरी अक्षांश कहलाएंगे, उत्तरी अक्षांश कहलाएंगे। ठीक है। तो आपको ज्योग्राफी कैसे बच्चों आसान लगेगी? जब भी आप क्लास में बैठें तो अपने इंडिया के मैप के साथ बैठें। आप 5-10 मानचित्र जो हैं इंडिया के बच्चों दुकान से खरीद के लेके आएं और आप मैप के ऊपर सारा का सारा काम करें। और मैप के ऊपर काम करने के बाद उसको अपने रजिस्टर के ऊपर चिपका दें। बच्चों जब आप अपने रजिस्टर के ऊपर उसे चिपका देंगे तो सारी चीज़ें आप अपनी आंखों से देखेंगे और आंखों से देखी हुई चीज़ कभी भूली नहीं जाती है, ठीक है। बच्चों बिना आंखों के देखे यदि दिमाग में डायरेक्ट ठोकोगे तो दिमाग क्या हो जाएगा? परेशान हो जाएगा। तो जितना आप जिक्के को आंखों से दिखाओगे उतना ही आपको मजा आएगा। जिस तरीके से आपने देखा होगा कि एक नागिन जो होती है बच्चों वो अपने पति के हत्यारों को कई सालों के बाद भी पहचान लेती है, क्योंकि जब उसके पति की हत्या करते हैं लोग नागिन के सामने तो मेरे दोस्त नागिन की आंखों में
अपने पति के हत्यारों की इमेज बन जाती है। और फिर भी जंगल में कभी वो हत्यारे सामने आएंगे, तुरंत नागिन मेरे दोस्त उनके पैर के ऊपर डस लेगी। तो नागिन ने क्यों उनको पहचाना? नागिन ने नाम से नहीं पहचाना। नागिन को नहीं पता था कि मेरे पति की जो हत्या है वो रमेश ने की है, ठीक है, मेरे नाग देवता की हत्या किसी कुलदीप ने की है, मेरी नाग देवता की हत्या किसी ईश्वर आदमी ने की है। तो मेरे दोस्त नागिन ने उनके फोटो को अपनी आंखों में कैद कर लिया था। और जब भी मेरे दोस्त ईश्वर, कुलदीप, राम रतन सामने आएंगे, नागिन जो है वो अपने नाग देवता की मृत्यु का बदला ले लेगी, ठीक है। तो आपको भी नागिन बनना पड़ेगा मेरे दोस्त, ठीक है ना। हाँ, बनते तो हो तुम नागिन, शादियों में तो बनते हो तुम नागिन, ठीक है, लेकिन आपको नागिन बनना पड़ेगा। आंखों के अंदर ये इमेज लेके आनी पड़ेगी। जब भी कोई शब्द ज्योग्राफी में आए, तुरंत आंखों के अंदर यदि फोटो बनेगा तो बहुत मजा आप लोगों को आएगा। बन जाओगे तुम नागिन? हाँ, तुम नागिन बनो, ठीक है। सर हम तो नागिन बन जाएंगे, लेकिन पेपर लेने वाला सपेरा हमें काबू कर लेता है। नहीं करेगा बच्चों, दोस्त अब की बार तुम्हें खतरनाक नागिन बना के छोड़ेंगे हम, ठीक है। तो बच्चों इसे बोलेंगे पूर्ण अक्षांशीय विस्तार, ठीक है। अब हम बात करते हैं, बच्चों स्थिति हमने दो तरीके से पढ़ी थी, अक्षांशों में और देशांतरों में। तो विस्तार भी दो तरीके से पढ़ेंगे, अक्षांशों में और देशांतरों में। अक्षांशीय विस्तार हमने पढ़ लिया दो तरीके से, बिल्कुल, एक पूर्ण अक्षांशीय विस्तार और एक है मेरे दोस्त यहां पर अक्षांशीय विस्तार। अब देशांतरों का मैं जिक्र करूं तो बहुत सारे देशांतर जो बच्चों गुजरते होंगे भारत से, तो हमें सभी देशांतरों से कोई लेना देना नहीं है। हमें लेना देना फिर कौन से देशांतरों से है? हमें लेना देना है एक तो इस देशांतर से, जो मेरे दोस्त गुहार मोती गांव को टच करके निकलता होगा, और एक हमारा देशांतर बच्चों कौन सा होगा? जो किबुथु गांव को टच करके निकलता होगा, ठीक है। तो अपना भारत इन दो अक्षांशों में और इन दो देशांतरों के बीच, ये जो दो गांव हैं, ये जो दो गांव हैं, इनके बीच, उत्तर से दक्षिण यहां, पूर्व से पश्चिम यहां, इनके बीच मेरे दोस्त क्या है? अपना भारत है। यदि मैं बात करूं कि भाई ये जो देशांतर है, जो गुहार मोती गांव से टच करके निकल रहा है, इसकी वैल्यू कितनी है? तो आप बोलेंगे 68 डिग्री 7 मिनट है। मैं तुम्हें समझाऊंगा कि ये 8 डिग्री, 68 डिग्री, 37 डिग्री ये क्या फंडा है। बहुत सारे बच्चों के समझ में नहीं आया होगा कि ये इतनी वैल्यू क्यों लिख दी, इतनी दूर दूर वैल्यू क्यों लिख दी, किसी को 68 बोल दिया, किसी को 37 बोल दिया। ये हम पढ़ेंगे, समझेंगे। तो बच्चों इस गुहार मोती को जो टच करके जा रहा है देशांतर, उसकी वैल्यू है 68 डिग्री, और जो इस किबुथु गांव को टच करके जा रहा है, इसकी वैल्यू है 97 डिग्री 25 मिनट, 97 डिग्री 25 मिनट। और इसे हम बोलेंगे देशांतरीय विस्तार। तो देशांतरीय विस्तार होगा 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट। और बच्चों देशांतरों में हम कौन से गोलार्ध में थे? पूर्वी गोलार्ध में। तो ये सारे के सारे देशांतर कौन से हो जाएंगे? पूर्वी हो जाएंगे, पूर्वी हो जाएंगे। सर जी थोड़ा सा सही से लिखो मेरे दोस्त, मोती जैसे तो मैंने आप लोगों के सामने अक्सर लिख रखे हैं, ठीक है, और इससे सही क्या लिखें? तो आपको बिल्कुल छोटा छोटा लिखना है। जब मैंने इसे लिखा है कि बुथु, तो समझ जाओगे पूर्वी बिंदु है, उल्टे हाथ की तरफ पश्चिमी बिंदु होगा, मुंडी हमेशा उत्तर में होती है और पैर हमेशा दक्षिण में होते हैं। समझ में आई बात? कितने मोती जैसे अक्षर हैं, ठीक है। अब देखिएगा, मैं आपको समझा रहा हूं कि ये वैल्यू कहां से आई है 8 डिग्री 4 मिनट, क्योंकि समझना बड़ा जरूरी है, रटेंगे नहीं, ठीक है। समझने के लिए हम बच्चों एक पृथ्वी ले लेते हैं। ये पृथ्वी है, और यदि ये पृथ्वी है तो मेरे दोस्त ये पृथ्वी का सेंटर होगा, ये पृथ्वी का सेंटर होगा, और मैं सिर्फ पृथ्वी का 1/4, 1/4 भाग उठा रहा हूं। बच्चों मैं आपसे पूछूं कि यदि ये पृथ्वी का 1/4 भाग है, तो ये 1/4 भाग जिसके ऊपर टिका होगा उसको हम बेस बोलेंगे, आधार बोलेंगे, क्योंकि कोई भी चीज जिसके ऊपर टिकी होती है बच्चों, उसी को तो बेस बोला जाता है।
आधार बोला जाता है। यदि ये पृथ्वी का 1/4 भाग हम लेते हैं, 1/4 पार्ट हम लेते हैं, और यदि ये पृथ्वी का सेंटर है, तो मेरे दोस्त सेंटर के ठीक सामने खड़ा एक आदमी मैं आपसे पूछूं ये सेंटर के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, तो कौन बच्चा मेरे को बता देगा कि सेंटर के ठीक सामने खड़ा ये आदमी मेरे दोस्त सेंटर के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रहा है? तो आप बोलोगे कि सर बिल्कुल जब सामने ही खड़ा है तो कोई एंगल बना ही नहीं रहा होगा, 0 डिग्री होगा। क्या होगा? 0 डिग्री होगा। मेरे दोस्त ये थोड़ा सा ऊपर हिलेगा तो 1 डिग्री, फिर थोड़ा ऊपर हिलेगा 2 डिग्री, 3 डिग्री, करते करते यदि ये बिल्कुल सेंटर के सामने आ जाएगा तो मेरे दोस्त ये कितने डिग्री एंगल पे आ जाएगा? 90 डिग्री एंगल पे आ जाएगा। 90 डिग्री एंगल पे आया? बिल्कुल आया। बच्चों अब आप लेफ्ट हैंड साइड में आ जाओ, तो लेफ्ट हैंड साइड में मैं एक आदमी खड़ा कर देता हूं, फिर मैं आपसे पूछता हूं कि सेंटर के सामने खड़ा ये आदमी कितने डिग्री एंगल पे है, तो आप बोलोगे कि सर बिल्कुल सामने है तो ये एंगल बनाएगा ही नहीं, 0 डिग्री होगा। तो बच्चों इस साइड वाले आदमी को इस साइड वाले आदमी से यदि मैं एक धागे से बांध दूं तो इसी धागे को बोला जाता है 0 डिग्री अक्षांश। और ये सेंटर से गुजर रहा है तो इस गोले को बराबर भागों में बांटेगा। बच्चों इसी को कहा जाता है भूमध्य। बच्चों इसी को इंग्लिश में कहा जाता है इक्वेटर। क्या कहा जाता है? इक्वेटर। और ये इक्वेटर जो शब्द बना है ना, ये इक्विनोक्स से बना है। और आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि इक्विनोक्स क्या होता है, तो आपको कुछ नहीं बोलना, आपको सिर्फ इतना बोलना है कि दिन इज इक्वल टू रात। बच्चों जब साल में 2 ऐसे दिन आते हैं जब दिन और रात की अवधि बराबर हो, तो दिन और रात का बराबर पाया जाना ही इक्विनोक्स कहलाता है। और ऐसी घटना सिर्फ बच्चों 0 डिग्री अक्षांश पे होती है, और इसी को हम भूमध्य रेखा बोलते हैं। और भूमध्य रेखा के ऊपर साल में जब 2 दिन और रात बराबर होंगे, 12 घंटे प्रकाश को दिन बोल रहे हैं, 12 घंटे अंधेरे को रात बोल रहे हैं, दिन और रात का बराबर पाया जाना ही बच्चों इक्विनोक्स कहलाता है। और भूमध्य रेखा के ऊपर इक्विनोक्स की घटना होने के चलते भूमध्य रेखा का एक और नाम हमने रख दिया, उसको हमने बोल दिया इक्वेटर। क्या बोल दिया दोस्त? इक्वेटर बोल दिया। ठीक है ना? बिल्कुल। ये 2 दिन कौन से होते हैं दोस्त? 21 मार्च और 23 सितंबर। गुरुजी हिंदी में बता दो। मेरे दोस्त ये हिंदी ही है, ठीक है ना? ये हिंदी ही है। तो दिन और रात बराबर, ठीक है, चलेगा। तो जब हम बात करें कि भाई किसी भी अंक के ऊपर हम डिग्री लगा रहे हैं, तो डिग्री हमें क्या बताएगी? एंगल बताएगी। और वो एंगल कहां से लिया जाएगा? सेंटर से लिया जाएगा। सेंटर से लिया जाएगा। जब 0 डिग्री के ऊपर हम 1 डिग्री आए, 2 डिग्री आए, 3 डिग्री आए, 4 डिग्री आए, 5 डिग्री आए, 6 डिग्री आए, और 6 डिग्री से थोड़ा सा ऊपर जब हम मिनट में चले, तो बच्चों 6 डिग्री 4 मिनट के ऊपर हमारे कौन से गांव का पता लगा? हमें इंदिरा पॉइंट का। तो 6 डिग्री 4 मिनट का मतलब क्या होगा कि भारत का जो ग्रेट निकोबार का इंदिरा नामक गांव है, ये पृथ्वी के केंद्र के साथ कितने डिग्री एंगल के ऊपर है? 6 डिग्री एंगल के ऊपर है मेरे दोस्त, ठीक है। तो कोई भी अंक जिसके ऊपर डिग्री लगती है, तो डिग्री हमें कौन बताता है? एंगल बताता है। तो यदि हमारा इंदिरा पॉइंट 6 डिग्री एंगल पे है, तो इंदिरा कोल हमारा 37 डिग्री एंगल पे होगा। और ये एंगल जो है ना बच्चों, ये कहां से डिनोट डिफाइन होगा? ये सेंटर ऑफ अर्थ, पृथ्वी के केंद्र से, ठीक है, पृथ्वी के केंद्र से। बहुत बढ़िया भाई। सागर, नितिन, अनुराग, प्रमोद, सौरभ। सर जी नोट्स कैसे बनाने हैं? बेटा नोट्स जो बनाने हैं ना, उसमें शीर्षासन मुद्रा में आना पड़ेगा, सिर नीचे करने पड़ेंगे, टांग ऊपर करनी पड़ेंगी, और फिर मेरे दोस्त जो टांगों से तुम काम करोगे वो सारा का सारा कॉपी पे आता रहेगा। नोट्स कैसे बनाना है? क्या बात है, स्कूल में नहीं पढ़े तुम लोग? बच्चों क्या डायरेक्ट सब इंस्पेक्टर बनने चलोगे तुम लोग? इक्विनोक्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? इक्विनोक्स को हम विषुवत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विषुवत बोलते हैं, या हम बोलेंगे विषु। इक्विनोक्स को हम बोलेंगे हिंदी में विषु। क्या बोलेंगे? विषु बोलेंगे।
चलेगा, समझ में आ गई बातें? एक बार फटाफट बताओ सारे के सारे बच्चे किल्की मार के। जब तक तुम किल्की नहीं मारोगे बच्चों फिर मजा नहीं आएगा, तो सारे के सारे बच्चे किल्की मार के बताओ कि सर बातें सब समझ में आ गई। अब देखिएगा हम क्या करते हैं, हम एक लड़की को लेते हैं यहाँ और लड़की को एक सकुट्टी देते हैं, और हम लड़की को बोलते हैं सकुट्टी देके कि गुड़िया आपको गुहार मोती गांव से चलना है, और आपको अपनी स्कूटी को कहाँ लेके जाना है? आपको अपनी स्कूटी को लेके जाना है किबुथू गांव। तो बच्चों हमने एक स्कूटी दे दी लड़की को, और ये लड़की स्कूटी लेके पहुंच जाती है गुहार मोती गांव से लेके किबुथू गांव तक ठीक ठाक, ठीक है। हालांकि लड़की को स्कूटी दें और ठीक ठाक पहुंच जाए ऐसा कम ही होता है, लेकिन अब लड़कियां जो है ना भाई साहब जहाज तक उड़ा लेती है, अब ऐसा मामला नहीं है। फिर हमने एक लड़की को बच्चों स्कूटी दी यहाँ इंदिरा कोल गांव से, और हमने बोला कि बेटा आपको ये स्कूटी दौड़ाते हुए कहाँ लेके जानी है? कन्याकुमारी लेके जानी है, ठीक है। तो बच्चों वो कन्याकुमारी ले गई, लेकिन यदि लड़की ने कन्याकुमारी में ब्रेक नहीं लगाए तो बच्चों स्कूटी सीधी हिंद महासागर में मिलेगी। कहाँ मिलेगी? हिंद महासागर में, ठीक है। कहने का मतलब है कि बिल्कुल एक्यूरेट आंकड़ा जो आएगा बच्चों उसी के अकॉर्डिंग स्कूटी चलानी है। बच्चों जब इंदिरा कोल से स्कूटी लेके कन्याकुमारी पहुंची ये गुड़िया, तो स्कूटी का जब मीटर देखा गया तो स्कूटी के जो टायर चल चुके थे वो 3214 किलोमीटर चल चुके थे। कितने किलोमीटर? 3214 किलोमीटर, ठीक है। हाँ, अक्सर ऐसा होता है कि भाई लड़कियों को स्कूटी दें, तो लड़कियां बुरा मत मान जाना जितनी भी मेरी बहनें हैं, ठीक है ना। हाँ, हंसी मजाक में चलती रहेगी क्लास, तुम मेरे बहनों बुरा मत मान जाना, ठीक है ना। अभी देखो तुमने दिल्ली में पढ़ा होगा एक वो थार वाला सिस्टम, ठीक है। तो इन बेचारियों को ये नहीं पता होता कि एक्सेलरेटर कितना दबाना है, बस इनको ये बोला जाता है कि भाई दबा दो, तो इनको ये नहीं पता होता कि कितना दबाना है। अभी बच्चों एक महिंद्रा की थार गाड़ी ली दिल्ली के अंदर एक महिला ने, ठीक है, लगभग 25-26 लाख की, और उसने क्या किया? उसने बोला कि मैं जो है ना पूजा करके मैं नींबू चढ़ाऊंगी, और नींबू आगे रख के उसके ऊपर टायर चढ़ाऊंगी, ये शुभ होता है। और बच्चों जब वो बैठी तो पास खड़े उस एजेंसी के व्यक्ति ने बोल दिया कि आप एक्सेलरेटर दबाइए। बच्चों उसने पूरा ही दबा दिया, दबाते ही पूरी की पूरी गाड़ी जो है वो फर्स्ट फ्लोर से कहाँ आई? नीचे आई, ठीक है। तो ऐसा हो जाता है बेचारियों के साथ, बाकी ऐसा नहीं है, बहुत तेज तर्रार हैं। चलो, तो 3214 किलोमीटर बिल्कुल। 2933। तो हमारे हरियाणा के अंदर पता है एक बार लड़की जो है वो स्कूटी लेने चली जाती है एजेंसी के अंदर, शादीशुदा थी वो लड़की, ठीक है। तो एजेंसी का मालिक बोला कि मैं आपका टेस्ट लेना चाहता हूँ बहन, ठीक है। यदि आप टेस्ट में फेल हो जाओगी तो मैं स्कूटी नहीं दूंगा, और टेस्ट में यदि आप पास हो जाओगी तो मैं आपको और गिफ्ट भी दूंगा। तो वो महिला गिफ्ट का नाम सुनते बोली कि फटाफट लो टेस्ट, ठीक है। तो बच्चों एजेंसी का मालिक बोलता है कि यदि मैं आपको ये नई स्कूटी दे देता हूँ और इस स्कूटी के सामने मैं आपको आपकी सास और आपकी जो माँ है उसको खड़ा कर दूं, तो सबसे पहले आप किसको मारोगी? तो वो बोली कि ये भी कैसी बात कर रहे हो, मैं मेरी माँ को क्यों मारूंगी, मैं तो मेरी सास के ऊपर चढ़ाऊंगी। तो वो बोला कि आपको ना तो आपकी माँ मारनी है ना आपको आपकी सास मारनी है, इसके अंदर ब्रेक दे रखे हैं, दोनों ब्रेक मारने हैं, ठीक है। तो बच्चों कई बार जो है ना इस तरीके का माहौल बन जाता है। तो हम बात कर रहे थे कि जो गुड़िया गुहार मोती से चली थी किबुथू गांव तक, बच्चों ये स्कूटी का मीटर कितना चल चुका था? 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर, ठीक है ना। यहां तक चीजें क्लियर हुई। अब मैं एक एक क्वेश्चन लिखवाऊंगा आपको, टेंशन मत लो, एक एक क्वेश्चन मैं लिखवाऊंगा। हाँ, डायग्राम में थोड़ा सा ज्यादा कंटेंट आ गया है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, पीडीएफ आपके पास आएगी तो बहुत अच्छे से आप समझोगे। मैं एक एक पॉइंट यहां पे लिखवा देता हूं, थोड़ी सी भी भड़क नहीं लेनी तुम लोगों को, मैं एक एक पॉइंट लिखवा देता हूं। देखिएगा बच्चों हम यहाँ पे एक एक पॉइंट लिख देते हैं। यहाँ पर हम पूर्वी बिंदु लिख देते हैं, भारत का पूर्वी बिंदु। तो भारत का पूर्वी बिंदु कौन सा हो जाएगा? किबुथू, किबुथू बिंदु हो जाएगा। और ये जो किबुथू बिंदु है ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में हो जाएगा? अंजाव डिस्ट्रिक्ट के अंदर।
अंजाव जिला। और ये अंजाव जिला बच्चों कौन से प्रदेश में हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश में। और ये अरुणाचल प्रदेश जो हम पढ़ रहे हैं ना, ये सबसे पूर्वी राज्य है। और इस अरुणाचल प्रदेश को पहले नेफा के नाम से जाना जाता था। NEFA, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एरिया, उत्तर पूर्वी सीमांत क्षेत्र इसे कहा जाता था। ठीक है, चलो आज का समय हो चुका है। बाकी ये आप लोग लिखने की कोशिश कर लेना इस डायग्राम से। ठीक है, ना लिखा जाए तो अगली क्लास में मैं एक एक पॉइंट आपको लिखवा दूंगा। मजा आ रहा है तुम लोगों को पढ़ के? एक बार सारे के सारे अपनी अपनी हाजिरी लगाओ मेरे दोस्त, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। बहुत बढ़िया भाई, गौरव दीक्षित, नितिन, आशीष, शिवम। हाँ, केसपाल सर की क्लास है अब। यूपी जीके को फाड़ोगे अब तुम। हाँ ठीक है, तो ऐसे लिखेंगे ना तो अपना टाइम भी बचेगा, और यदि हम लाइन में लिखेंगे ना टाइम हमारा बहुत ज़्यादा लग जाएगा। ठीक है ना, और लिखा हुआ आप लोगों को साथ के साथ मिल भी रहा होगा। तो चलेगा बच्चों, थैंक यू, बाय बाय, लव यू, आप सभी को ढेर सारा प्यार। बाकी मिलेंगे कल इसी जगह इसी समय आपके अपने इसी प्यारे से प्लेटफॉर्म पर। थैंक यू।